देखिए सेकंड संकुलन क्षमता जो काउंट करेंगे हम वो करेंगे एफसीसी को। एफसीसी फलक केंद्रित क्रिस्टल जालक जिसकी एकक कोष्ठिका होगी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो डेफिनेशन बताई हुई है मेरी वो मैंने क्या बताई है आपको कि इनमें जो अभिविकर्ण होते हैं वो 8 कोनों पर होते हैं, साथ में प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी अभिविकर्ण मौजूद होते हैं। अब बात करें यहाँ पर परमाणु की संख्या की। सबसे पहला काम करना है हमें परमाणु की संख्या यानी गोलों की संख्या निकालनी है। परमाणु की संख्या या गोलों की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या जो निकालेंगे वो कैसे निकालनी है हमें, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कोनों पर। तो कोनों पर निकालेंगे प्लस फलक केंद्रों। कहाँ कहाँ निकालेंगे हम, एक तो कोने पर और एक फलक के केंद्र पर। अगर हम परमाणु की संख्या कोने पर निकालते हैं तो 8 × 1/8 करेंगे, ये तो करेंगे हम कोनों के लिए। और फलक केंद्रों पर बात करें हम तो 6 फलक हैं और 6 फलकों के केंद्र पर जो योगदान होता है वो एक फलक पर योगदान होता है इसका 1/2। जब मैंने स्टार्ट किया था तभी बताया था कि कोनों का योगदान कितना होता है, फलक का योगदान, केंद्र पर स्थित परमाणु का योगदान कितना होता है। इस तरह से हमारे जो परमाणु आते हैं इसमें वो टोटल 4 परमाणु निकलकर आते हैं, यानी 4 गोले निकलकर आते हैं। अगर हम 4 गोलों के आयतन की बात करें तो 4 गोलों का आयतन जो होगा वो होगा हमारा 4 × 4/3 πr³ यानी 16/3 πr³। ये हमारा क्या हो गया, गोलों का आयतन हो गया। क्रिस्टल जालक में उपस्थित गोलों का आयतन आ गया हमारे पास। अब क्या निकालना है, क्रिस्टल जालक का आयतन निकालना है, यानी भुजा निकालनी पड़ेगी पहले हमें। क्या निकालनी पड़ेगी पहले, भुजा निकालनी पड़ेगी। अब अगर हम इस फलक को उठाएं, इस फलक को देखें तो इस फलक में जो हमारा फलक है उस फलक को देखने पर अगर हम यहाँ देखें तो देखें ये जो फलक है कुछ इस तरह से है हमारा फलक। ये हमारा फलक है जिसको हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। नाम दे दिया इसको हमने ABCD। जैसे ये पार्ट हो गया इसका, ये B, ये C और ये D। क्योंकि मैंने जब बताया था कि चित्र जब भी हम बनाते हैं 3 डायमेंशनल में तो हम क्या करते हैं, केवल इनके केंद्रों को लेते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशनल चित्रों को बनाना एक तरह से बहुत ही कठिन होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस भुजा की लंबाई को देखें, जैसे CD भुजा को देखें या AD भुजा को देखें या BC को देखें या AB को देखें, तो यहाँ देखें अगर हम गोले की त्रिज्या को R मान लेते हैं, गोले की त्रिज्या को क्या मान लें हम, स्मॉल r। गोलों की त्रिज्या को क्या मान लिया हमने, स्मॉल r मान लिया। तो यहाँ पर ये स्मॉल r हो गया, ये स्मॉल r हो गया, लेकिन ये बीच का जो गैप बचा हुआ है, ये वाला जो गैप है, इस गैप की वैल्यू कितनी होगी ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैथमेटिक का रूल लगाएंगे और मैथमेटिक के रूल में यहाँ पर हम एक विकर्ण डालेंगे, ये वाला, यहाँ पर इस जगह विकर्ण डाल दिया। इस विकर्ण के डालने से क्या होगा, हमें एक संपूर्ण त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। विकर्ण डालने से क्या होगा, हमें संपूर्ण त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। अब संपूर्ण त्रिभुज प्राप्त होने से क्या होगा, संपूर्ण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं और पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हमें आसानी से इसकी लंबाई ज्ञात हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, पहले विकर्ण डाला है। विकर्ण डालने पर क्या होगा, विकर्ण डालने पर संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है हमारा, और इस संपूर्ण त्रिभुज में इस विकर्ण की लंबाई को हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इसको निकालेंगे।
क्या हो गया ये? तो पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर माना हमने यहां पर देखें तो इस भुजा की लंबाई को हम a मान सकते हैं। माना कोण की लंबाई a है, माना कोण की लंबाई स्मॉल a है, कोण की लंबाई क्या हो गई? स्मॉल a हो गई। तो यहां पर इस विकर्ण को देखें, मान लो हमने त्रिभुज ले लिया BCD, ये वाला त्रिभुज लिया हमने, त्रिभुज BCDC, त्रिभुज BCDC। अब यहां पर देखें BD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? BC स्क्वायर और CD स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। BC क्या है? कोण की लंबाई कितनी है? A है, तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर यानी 2A स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा? BD स्क्वायर बराबर। तो BD बराबर क्या हो गया हमारा? √2A। क्या आ गया हमारे पास? √2A। इससे क्या निकल के आया हमारे सामने? √2A। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो BD बराबर कितना आ गया हमारा? √2A प्राप्त हो गया हमें। अब देखें यहां गोलों की व्यवस्था को देखें हम, तो गोलों की व्यवस्था को जब हम देखते हैं तो गोलों की व्यवस्था को देखने पर, गोलों की व्यवस्था से गोलों की व्यवस्था से देखें हम तो यहां इस विकर्ण में हमारे पास एक गोला तो ये हो गया, कौन सा वाला? जो जिसका सेंटर D है। एक गोला हो गया जिसका सेंटर B है, और एक गोला जो बीच में फलक के केंद्र पर रखा हुआ है। तो इस तरह से एक गोले की त्रिज्या, ये दूसरे गोले की त्रिज्या, और यहाँ क्या आ गया? पूरा गोले का व्यास आ गया। तो ये कितना हो गया? 2R। तो इस BD की लंबाई कितनी प्राप्त हो गई हमें? ये हमारा D पॉइंट और ये हमारा B पॉइंट। तो ये R हो गया, ये R हो गया, और ये कितना हो गया हमारा? 2R। तो गोलों की व्यवस्था से देखें हम तो BD बराबर कितना आ गया हमारा? 4R आ जाता है। BD बराबर कितना आ रहा है हमारा? 4R आ रहा है। ठीक है, अब इस समीकरण से देखें हम तो BD बराबर √2A है और BD बराबर ही 4R है। तो इसको समीकरण दे देते हैं, मान लो हम 1 और इसको समीकरण दे देते हैं 2। तो समीकरण 1 और 2 से देखें हम, समीकरण 1 व 2 से देखें तो समीकरण 1 व 2 से देखने पर क्या मिलता है हमें कि BD बराबर √2A और BD बराबर ही 4R। तो क्या हो गया? 4R बराबर √2A। तो A बराबर क्या आ गया? 4R/√2, 4R/√2। इस तरह से हमारी क्या प्राप्त हो गई? हमें भुजा की लंबाई प्राप्त हो गई। अब भुजा की लंबाई प्राप्त हो गई और गोलों का आयतन प्राप्त हो गया, तो इसको हम फॉर्मूला लगाकर आगे हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं इसको। सबसे पहले हमने क्या किया? गोले निकाले, परमाणु की संख्या निकाली। पहले हमने कोनों पर 1/8 × 8 से 1 आ गया गोला, और फलक के केंद्रों पर 6 × 1/2 से 3 गोले आ गए। टोटल गोले हो गए 4। 4 गोलों का आयतन होता है हमारा 16/3 πr3। अब हमें क्या चाहिए? कोण की लंबाई चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है? क्रिस्टल का कुल आयतन निकालना है। तो हमने क्या किया? हमने इस फलक को उठाकर रखा है। फलक को उठाने पर हमने ये देखा कि किसी भी भुजा की लंबाई हमें डायरेक्टली प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पर एक विकर्ण डाला, विकर्ण BD डाला, जिससे हमें क्या हुआ? 2 समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन गए। समकोण त्रिभुज पर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर इस विकर्ण की लंबाई हमें प्राप्त होती है √2A। और गोलों की व्यवस्था को देखते हैं तो गोलों की व्यवस्था से हमें BD की लंबाई प्राप्त होती है 4R। जब हम पाइथागोरस प्रमेय से और गोलों की व्यवस्था से जब BD की लंबाई को देखते हैं तो BD बराबर 4R और BD बराबर √2A। तो इस तरह से 4R बराबर हमारा √2A प्राप्त होता है। तो A बराबर हो गया हमारा 4R/√2।
2। इस तरह से हमारी भुजा की लंबाई हमें प्राप्त हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, संकुलन क्षमता का फॉर्मूला लगाएंगे। संकुलन क्षमता प्रतिशत बराबर क्या करेंगे, संकुलन क्षमता का हमारा फॉर्मूला होता है क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों का, क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन। तो अवयवी कणों का जो आयतन था वो कितना था, 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन हमारी जो भुजा की लंबाई है वो भुजा कितनी है, 4r/√2 है। 4r/√2 तो हम क्रिस्टल का आयतन क्या रखेंगे, a क्यूब। तो क्रिस्टल का आयतन क्या हो गया हमारा, a क्यूब से हो गया 4r/√2 का क्यूब हो गया। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे और इंटू 100 कर देंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो हल करने पर ये हमें प्राप्त होगा लगभग 74%, 74%। जब हम इसको हल करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, ये 74% ये प्राप्त होगा। तो एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। 4 गोले आ गए, 4 गोलों का आयतन हो गया 16/3 पाई आर क्यूब हो गया। हमने फिर भुजा की लंबाई निकाली। भुजा की लंबाई के लिए हमने क्या किया, विकर्ण डाला। इस विकर्ण से पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इस विकर्ण की लंबाई को निकाला। गोलों की व्यवस्था देखी, गोलों की व्यवस्था से देखा हमने, तो गोलों की व्यवस्था से इसकी विकर्ण की लंबाई 4r आती है। पाइथागोरस प्रमेय से √2a आती है। इसका मतलब ये हुआ कि 4r √2a के बराबर है। इससे हमारी a की वैल्यू निकल कर आती है और इस a की वैल्यू को जब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे, गोलों का आयतन बटा कुल आयतन इंटू 100, तो हमें कितना प्राप्त होता है, 74% ये प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो एफसीसी होती है, एफसीसी में जो संकुलन क्षमता होती है वो 74% होती है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल जालक में क्या निकाल सकते हैं, संकुलन क्षमता की गणना कर सकते हैं।